Good evening, everyone. I hope you all are doing good. So we were discussing the marathon on soil mechanics. मैराथन कर रहे थे सॉइल मैकेनिक्स के ऊपर। इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने कर लिए। मेरे ख्याल से 8 एक चैप्टर हो गए हमारे और कंसिडरेबली अच्छे टाइम में भी हो गए। मेरे ख्याल से 8 लेक्चर ही हुए हैं अभी तक हमारे और 8 चैप्टर्स भी कंप्लीट हो गए। टुडे विल बी स्टार्टिंग विद द 9th लेक्चर। आई विल ट्राई टू कंप्लीट वन कंप्लीट चैप्टर हेयर। कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल इंपॉर्टेंट है बहुत ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके जो भी बेसिक फंडामेंटल्स हैं अप टू द एडवांस लेवल जितनी भी चीज़ें वो ट्राई करूंगा मैं कवर करने की। आई ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी पॉइंट। स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है। गेट एंड ईएससी जो रैंकर सबमिट हुआ था उसकी स्पेशल सीरीज लॉन्च करी है। इन दिस विल बी हैविंग फ्री लाइव सेशंस विद द एजुकेटर्स एंड रैंकर्स टुगेदर. In this, we'll be having motivational sessions, preparation strategy, gate journey, and cracking grade. And one session for every branch will be per day. Then जो भी सेशंस हैं उनका शेड्यूल मेंशन कर दिया। गेट के बेस पे आप कौन सा कॉलेज ले सकते हैं, कौन सा पीएसयू ले सकते हैं, बीटेक के जो प्रोजेक्ट है इंटर्नशिप के उसकी तैयारी कैसे करें, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, फिर कैसे आप नोट्स बना सकते हैं, हाउ कैन यू प्रिपेयर दी नोट्स, हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर द रिटन एग्जामिनेशन फॉर पीएचडी एंड मेंस। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज पॉइंट्स। शेड्यूल मेंशन्ड है आपके सामने। नेक्स्ट कॉम्बैट इज ऑन 10th। आपका नेक्स्ट कॉम्बैट 10th को है। इट इज़ अ स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज। इसमें जो भी स्कॉलरशिप मिलती है उसको आप यूज़ कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन अवेल करने के लिए। दैट कैन बी यूज टू अवेल दी सब्सक्रिप्शन। देन टीसीएस का एनक्यूटी मॉक टेस्ट रखा हुआ है कैंपस प्लेसमेंट आईटी जॉब्स के लिए। इन दिस विल बी टेस्टिंग योर वर्बल एबिलिटी, विल बी टेस्टिंग योर रीजनिंग एबिलिटी, विल बी टेस्टिंग योर न्यूमेरिकल एबिलिटी, विल बी टेस्टिंग योर कोडिंग एबिलिटी, विल बी टेस्टिंग योर प्रोग्रामिंग लॉजिक। ये सारी चीज़ों का टेस्ट होगा। विल बी टेस्टिंग ऑल दीज पॉइंट्स। क्लियर है पॉइंट? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए? चलिए नेक्स्ट, अवर स्टोर इज लॉन्च्ड इन जयपुर ऑल्सो। जैसे दिल्ली में लॉन्च हुआ था वैसे जयपुर में भी लॉन्च हो गया। इसमें जो भी एजुकेटर्स हैं आप उनसे डायरेक्टली मीट कर सकते हैं। जैसे मैं अवेलेबल था इस स्टोर पे 9 तारीख को, कल अवेलेबल था बिटवीन 2 to 6 PM। उसी तरीके से रेगुलरली आप अपने एजुकेटर से मिल सकते हैं डायरेक्टली स्लॉट फिल करके। यू कैन डायरेक्टली कम डिस्कस योर क्वेरीज। जो भी आपके डाउट हैं वो 1 to 1 एजुकेटर से मिलके क्लैरिफाई कर सकते हैं। देन जो रिजल्ट आया था गेट और ईएससी का वो आपके सामने बता दिया। द रिजल्ट फॉर गेट एंड ईएससी इज बीइंग शोन टू यू। whatever result is being shown is genuine result, organic result है सारा का सारा, unlike others. Then for ESC mains batch 2022 information is also being given to you. bilingual batch होगा इसमें will be starting with the environmental engineering, hydrology and irrigation. मैं इसमें 18 तारीख को स्टार्ट करूँगा soil mechanics. I'll be starting soil mechanics from 18th. चलिए तो ये भी एक अनाउंसमेंट है। देन गेट एंड ईएससी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे और भी फीचर्स ऐड हो गए लाइक पर्सनलाइज कोचिंग, 1 to 1 लाइव मेंटरशिप, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, देन लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन, देन स्टडी बूस्टर सेशन है, कम्युनिटी लर्निंग है एंड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द प्लस आर आल्सो अवेलेबल। क्लियर है? तो ये बात भी समझ में आती है। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। देन पीछे आपको बताया था कि आपके ऐप के ऊपर नोट्स अवेलेबल है। नोट्स आर अवेलेबल ऑन योर ऐप। वो आइकॉनिक और प्लस दोनों लर्नर्स के लिए थे। उन नोट्स को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते थे ऐप से ही बस। अब जो आइकॉनिक लर्नर्स हैं उनके लिए जो नोट्स हैं उनकी हार्ड कॉपी आपको भिजवाई जा रही है। तो डायरेक्टली आपके एड्रेस पे कोरियर हो जाएगी जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल कर रखा होगा। तो अब आपको डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है। यू विल बी गेटिंग दी हार्ड कॉपी ऑफ दी नोट्स टू योर डोर स्टेप। डायरेक्टली आपके घर पे आ जाएंगे नोट्स। देन अनअकैडमी लाइट भी लॉन्च कर दिया गया। इट इज़ अ मिक्स ऑफ टॉपिक सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, एक्सेस मिल जाएगी आपको स्ट्रक्चर टेस्ट सीरीज में, डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएंगे, परफॉर्मेंस एनालिसिस कर सकते हो आप अपनी पूरी टेस्ट की। ये तो हमारे बेसिक अनाउंसमेंट्स हैं। दीज आर अवर बेसिक अनाउंसमेंट्स। अब इन अनाउंसमेंट्स के बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट सी पेज। सी पेज मैंने आपको कंप्लीट करा दी थी। तो सी पेज वॉज कंप्लीटेड। अब आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्पैक्शन के बारे में। इन टुडेज क्लास वी बी टॉकिंग अबाउट द कॉम्पैक्शन इन डिटेल। तो इन डिटेल में कॉम्पैक्शन क्या होती है, कैसे करते हैं, क्या क्या जरूरतें पड़ती हैं, उन सारी बातों की हम बात करेंगे। सो विल टॉक अबाउट ऑल दोस एस्पेक्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्पैक्शन के बारे में। विल स्टार्ट ऑफ विद द कॉम्पैक्शन। उसकी स्लाइड खोल देता हूँ मैं।
स्लाइड नंबर कॉम्पेक्शन का, कॉम्पेक्शन और भी ऊपर है, ये रहा हमारा टॉपिक, कॉम्पेक्शन ऑफ सॉइल। सो वी हैव टू स्टार्ट विद द कॉम्पेक्शन ऑफ द सॉइल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कॉम्पेक्शन ऑफ सॉइल को। जैसे मैंने पीछे बताया, इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, इट्स सिग्निफिकेंस इज वेरी हाई। एक मिनट, वॉइस देखो सही आ रही है नहीं आ रही है। चलो, सो विल स्टार्ट ऑफ विद द कॉम्पेक्शन। स्टार्ट करते हैं कॉम्पेक्शन। तो पहला पॉइंट, कॉम्पेक्शन होता क्या है? जैसा ही नाम में लिखा हुआ है, सॉइल को कॉम्पैक्ट करा रहे हो। ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिसमें हम सॉइल के पार्टिकल्स को रीअरेंज करते हैं और क्लोजर स्टेट ऑफ कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं बाय पैकिंग देम, सो दैट उसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज मॉडिफाई हो जाए। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें हम सॉइल के पार्टिकल्स को आर्टिफिशियली रीअरेंज करते हैं इस तरीके से कि पार्टिकल पास पास आ जाए, जिससे उसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी मॉडिफाई हो जाए। इस बात को समझाने के लिए डायग्राम बना हुआ है, जरा चेक करना। जैसे तो हमारा नॉन कॉम्पैक्टेड सॉइल, ये हमारी नॉन कॉम्पैक्टेड सॉइल है। जब मैं इसको कॉम्पैक्ट करूंगा, पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे। पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा? जो वॉइड होगा उसकी स्पेस कम हो जाएगी, यानी वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्यों कम हो रहा है? क्योंकि आप इसमें से हवा को रिलीज कर रहे हो, यू आर रिमूविंग द एयर फ्रॉम इट। क्लियर चीज? कहने का मतलब ये, जब कॉम्पैक्शन की जाती है तो पानी एस्केप नहीं करता वॉइड में से, बस हवा एस्केप करेगी। इससे वॉइड रेशो कम हो जाएगा, पोरोसिटी कम हो जाएगी, परमेबिलिटी कम हो जाएगी और वॉल्यूम चेंजेस भी कम हो जाएंगे। क्योंकि सॉइल के अंदर वॉल्यूम चेंज कब होता है? जब उसके वॉइड में चेंज आया। अब क्योंकि वॉइड का वॉल्यूम ही कम कर दिया, तो उसमें चेंज भी कम हो जाएगा। तो ये बात भी समझ में आती है, दैट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड। ऐसा करने से कौन कौन सी प्रॉपर्टी इनहेंस हो जाती है? क्योंकि आपने वॉइड कम कर दिया, यानी डेंसनेस बढ़ा दी। डेंसनेस बढ़ने से स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीजेस। क्लियर है चीज? तो ये सिग्निफिकेंस है हमारे कॉम्पैक्शन की। अब कॉम्पैक्शन से सवाल आ गया, चलो अच्छी बात है, सवाल कर लो। Consider the following statement: increasing shear strength and bearing strength, increase in slope stability, decrease in settlement of the soil, decrease in permeability. Which of the above with respect to compaction of the soil is correct? सारी बातें सही हैं। शेयर स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, बेरिंग स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, स्लोप स्टेबिलिटी इंक्रीज कर देगा, डेंसनेस बढ़ जाएगी यानी शेयर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, डिक्रीज दी सेटलमेंट, वॉल्यूम चेंज कम हो जाएगी, डिक्रीज दी परमेबिलिटी। बिल्कुल सही बात है, ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो मैं डिस्कस क्या कर रहा था कि इसी के इक्वलेंट एक और प्रोसेस होता है, कंसोलिडेशन। सुनने में एक जैसे नाम है, कॉम्पैक्शन, कंसोलिडेशन, होती भी सेम चीज़ है दोनों के अंदर, पर दोनों का जो प्रिंसिपल है डिफरेंट है। कंसोलिडेशन में भी सॉइल का वॉल्यूम कम होता है, कॉम्पैक्शन में भी सॉइल का वॉल्यूम कम होता है, पर प्रिंसिपल अलग अलग है। क्या प्रिंसिपल अलग है? कॉम्पैक्शन में भी मैंने डिस्कस कराया है, सॉइल का वॉल्यूम डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द एक्सपल्शन ऑफ एयर। इस बात को समझाने के लिए आपके सामने डायग्राम है कि कॉम्पैक्शन में एयर की एक्सपल्शन से, तो एयर का वॉल्यूम कम हुआ है, सॉइल का वॉल्यूम कम हो जाता है। टोटल वॉल्यूम पहले ज़्यादा है, वी इनिशियल, पर एयर को आपने एक्सपेल कर दिया तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया? एयर का कम हो गया। पर कंसोलिडेशन में वॉल्यूम कम होता है बिकॉज ऑफ द एक्सपल्शन ऑफ वाटर। यहाँ पे एयर एक्सपेल हो रही है, यहाँ पे पानी एक्सपेल हो रहा है। अभी भी वॉइड का वॉल्यूम कम हो रहा है, ये इनिशियल वॉल्यूम है और ये फाइनल वॉल्यूम है, पर इस बार क्या बाहर निकल रहा है? इस बार पानी बाहर निकल रहा है, वाटर इज गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम इट। तो ध्यान रखना इस चीज का, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस। डिफरेंसेस लिखे हुए दोनों के अंदर। जो कॉम्पैक्शन होती है इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होती है, इमीडिएटली हो जाती है। कंसोलिडेशन एक टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, टाइम के साथ होता है, धीरे धीरे। कॉम्पैक्शन में सॉइल हमेशा अनसैचुरेटेड रहेगी, तो ध्यान रखना इस चीज का। इन कॉम्पैक्शन सॉइल इज ऑलवेज अनसैचुरेटेड, यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमेशा 1 से क्या रहेगा? कम रहेगा। डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज ऑलवेज लेस देन 1, टेक प्रॉपर केयर। क्लियर है पूरी कहानी? तो ये बात भी समझ में आती है। नेक्स्ट, कंसोलिडेशन में डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमेशा क्या रहेगी? 1 रहेगी, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। एक्सपल्शन हुआ था किसका? पानी का। जब कंसोलिडेशन पूरी हो जाती है उसके बाद भी उसमें पानी रहेगा। क्लियर है? ये बात भी समझ में आती है। लिखा हुआ है वॉल्यूम रिडक्शन इज ड्यू टू व्हाट? एयर एक्सपल्शन। वॉल्यूम रिडक्शन इज ड्यू टू वाटर एक्सपल्शन। कॉम्पैक्शन करने के लिए हमें आर्टिफिशियल तरीके यूज करने पड़ते हैं, मैकेनिकल मीन्स आर बीइंग यूज्ड। मैकेनिकल मीन्स जैसे रोलर यूज होता है, रैमर यूज होता है,
जबकि कंसोलिडेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम के साथ धीरे धीरे चलती रहती है कहानी, इट टेक्स प्लेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है पूरी कहानी? तो ये बात भी समझ में आती है, दिस कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड। तो ये डिफरेंस बता दिया कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन के अंदर। तो ये बेसिक जानकारी है, बेसिक डिफरेंस है बिटवीन कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन। आई थिंक मेरे हिसाब से ये बात समझ में आती है सबको, दिस पॉइंट कैन बी अंडरस्टूड वेरी इजीली। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पीछे, हाँ ये रहा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब इस कॉम्पैक्शन को मेजर कैसे किया जाता है? द कॉम्पैक्शन ऑफ द सॉइल इज रिपोर्टेड इन टर्म्स ऑफ ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल। ये जो कॉम्पैक्शन है सॉइल की, इसको हम रिपोर्ट करते हैं ड्राई डेंसिटी के अंदर। ड्राई डेंसिटी मतलब, ये आपको पहले चैप्टर में बताया था कि डेंसनेस ऑफ द सॉइल कैन बी रिपोर्टेड इन टर्म्स ऑफ व्हाट, दो पैरामीटर बताए थे, वॉइड रेशियो एंड ड्राई डेंसिटी। तो वॉइड रेशियो और ड्राई डेंसिटी इंडिकेटर है किसका? इट इज इंडिकेटर ऑफ द डेंसनेस ऑफ द सॉइल। ये इंडिकेटर होता है सॉइल के डेंसनेस का, सेम चीज यहाँ पे लिख दी है। तो हम कॉम्पैक्शन कैसे रिपोर्ट करते हैं? इन टर्म्स ऑफ द डेंसनेस ऑफ द सॉइल। तो डेंसनेस के टर्म में इंडिकेट किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये कॉम्पैक्शन निकालते कैसे हो सॉइल की? हाउ डू यू फाइंड द कॉम्पैक्शन ऑफ द सॉइल? बाय परफॉर्मिंग द टेस्ट। हम इसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और टेस्ट कौन सा परफॉर्म करते हैं? दो टेस्ट है हमारे पास, एक स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट है, उसी के इक्विवेलेंट है हमारे पास IS 2720 लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट। दूसरा मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट है, इसी के इक्विवेलेंट हमारे पास है IS 2720 हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट। यानी इन टोटल कितने टेस्ट हो गए? इसका मतलब इन टोटल हमारे पास 4 टेस्ट है कॉम्पैक्शन को पता करने के लिए। तो इन टोटल वी हैव 4 टेस्ट टू फाइंड द कॉम्पैक्शन ऑफ द सॉइल। क्लियर है? चलें आगे। मेरे हिसाब से यहाँ तक की बात में कोई इशू नहीं है, आसानी से आप एनालाइज कर सकते हैं। चलो अब, अच्छा नेक्स्ट सवाल ही आ गया यहाँ पर भी। द मेजर ऑफ द सॉइल कंपैक्शन, सो द मेजर ऑफ द सॉइल कंपैक्शन, द मेजर ऑफ द सॉइल कंपैक्शन इज इट्स वेट डेंसिटी। ट्रू और फॉल्स? गलत है, वेट डेंसिटी थोड़ी ना होती है, वेट डेंसिटी थोड़ी ना होती है, कौन सी होती है? ड्राई डेंसिटी होती है। तो दिस ड्राई डेंसिटी इज नॉट वेट डेंसिटी। क्लियर है? ये बात भी समझ में आती है। नेक्स्ट, अच्छा फिर सवाल आ गया, द फील्ड डेंसिटी एंड द फील्ड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल कैन बी डिटरमाइंड। फील्ड डेंसिटी कैसे निकालते हो? तो पहले चैप्टर का सवाल है हमारा, दिस इज प्रॉब्लम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर में क्या बोला है? कोर कटिंग मेथड। कोर कटिंग मेथड से हम निकालते हैं बिल्कुल, फील्ड डेंसिटी निकाल सकते हैं, सैंड रिप्लेसमेंट से निकाल सकते हैं। प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट, ये तो क्या है? कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने का, ये तो कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने का तरीका है। मॉडिफाइड प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट नहीं। तो आंसर इज 1 and 2। तो 1 and 2। क्लियर है पूरी कहानी? चलो समझ में आता है। नेक्स्ट, अब जो हमारे लैब टेस्ट है कॉम्पैक्शन करने के, अब जो हमारे लैब टेस्ट है कॉम्पैक्शन करने के, उसको मैंने टेबल के फॉर्म में डाल के दे दिया। एक मोटा मोटा आपको आइडिया दे दूं कॉम्पैक्शन टेस्ट में करते क्या है। हम एक सिलेंड्रिकल कंटेनर लेते हैं जिसकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, द वॉल्यूम ऑफ इट इज फिक्स्ड। इसमें हम सॉइल को फिल करते हैं और कॉम्पैक्ट करते हैं आर्टिफिशियली विद द हेल्प ऑफ द हैमर। क्या हैमर के डायमेंशन है वो आपको बता दूंगा अभी। फिर कॉम्पैक्शन करने के बाद सॉइल का जो मास है उसको नोट कर लेते हैं। सॉइल का मास नोट कर लिया, उसी में से छोटा सा सैंपल निकाला सॉइल का और उसका वाटर कंटेंट भी निकाल लेते हैं। वाटर कंटेंट निकालने के खूब सारे तरीके हैं हमारे पास, पहले चैप्टर में बताए थे। हमें सॉइल का मास पता है कंटेनर के अंदर, हमें सॉइल का वॉल्यूम पता है विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो मुझे सॉइल की बल्क डेंसिटी पता चल गई। वाटर कंटेंट आपने निकाल रखा है, बल्क डेंसिटी से मैं ड्राई डेंसिटी निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू बल्क डेंसिटी अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। इसका मतलब मैं इस टेस्ट में क्या कर रहा हूँ? इस टेस्ट में मैं सॉइल को कॉम्पैक्ट कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे, वो वाटर कंटेंट हम नोट भी कर लेते हैं। मैं वाटर कंटेंट चेंज करता जाता हूँ सॉइल का, सॉइल वही रखनी है, और उसको कॉम्पैक्ट करता जाता हूँ सेम कंटेनर के अंदर। तो कॉम्पैक्शन लैब टेस्ट में हमारा एम क्या होता है? ये पता करना किस वाटर कंटेंट पे सॉइल की कॉम्पैक्टनेस मैक्सिमम आती है या डेंसनेस मैक्सिमम आती है। और ये कौन इंडिकेट करता है? ड्राई डेंसिटी इंडिकेट करती है। तो हमारा एम क्या है? अलग अलग वाटर कंटेंट पे सॉइल को कॉम्पैक्ट कराना स्टैंडर्ड कंटेनर के अंदर, और वाटर कंटेंट नोट करना, रिजल्ट को प्लॉट कर देना, और वो वाटर कंटेंट निकालना जो आपको क्या देता है? वो वाटर कंटेंट निकालना जो आपको मैक्सिमम कॉम्पैक्शन निकाल के दे देता है, विच गिव्स यू द मैक्सिमम कॉम्पैक्शन।
तो अंडरस्टैंडेबल, ये बात आसानी से समझ में आ जाती है, कोई बड़ा इशू नहीं है इसके अंदर। क्लियर है। अब क्या डायमेंशंस हैं कॉम्पैक्शन लैब टेस्ट के और क्या पैरामीटर्स हैं वो आपको बता रहा हूँ। तो पहला है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। इसमें वॉल्यूम ऑफ मोल्ड जो कंटेनर लेते हैं 1/30 क्यूबिक फीट यानी 945 क्यूबिक सेंटीमीटर। कितनी लेयर में कॉम्पैक्ट करते हैं? 3 लेयर में कॉम्पैक्ट करते हैं। कितने ब्लो देते हैं हर लेयर को? 25 ब्लो देते हैं। हैमर का वेट कितना होता है? 2.495 kg यानी 5.5 पाउंड। कितने हाइट से फ्री फॉल कराते हैं हैमर को? 12 इंचेस से फ्री फॉल कराते हैं। अब इसको हमने मॉडिफाई करके नाम क्या दे दिया? मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट नाम दे दिया। हमने बस राउंड ऑफ कर दिया चीज़ों को। हमारा वॉल्यूम 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, नंबर ऑफ लेयर्स सेम, नंबर ऑफ ब्लोज सेम, देन वेट थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया 2.6 kg, राउंड ऑफ कर दिया इसको, हाइट को भी राउंड ऑफ कर दिया 310 mm। अब जब प्रैक्टिकल ज्ञान कर दे रहा हूँ, जब वर्ल्ड वॉर हुई थी टू, तो उस समय बहुत सारे एयरक्राफ्ट को फ्लाई कराना था, नए एयरफील्ड्स बनाने थे, तो उस समय ज़रूरत पड़ी एयरफील्ड्स बनाने की जिसमें कॉम्पैक्शन एनर्जी ज़्यादा निकल के आती है, बिकॉज एयरक्राफ्ट भारी होता है बहुत। तो उसके टेस्ट करने के लिए भी इस टेस्ट को मॉडिफाई करना पड़ा। तो उनको टेस्ट करने के लिए इस कॉम्पैक्शन टेस्ट को मॉडिफाई करना पड़ा। नाम क्या आ गया? नाम आ गया हमारा मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। तो नेम कम्स व्हाट, ये मेरे ख्याल से ये नाम गलत लिखे हुए, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट नहीं है, ये हमारा IS लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट है, ये हमारा मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट है। तो दिस इज अवर मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। तो ये स्वैप हो जाएंगे इधर, दिस विल बी स्वैप्ड, तो इसका ध्यान रखना, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। नाम स्वैप होंगे बस, ये नाम इधर आ जाएगा, ये नाम इधर आ जाएगा। तो मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में वॉल्यूम मोल्ड का वही है। नंबर ऑफ लेयर 3 से बढ़ के कितनी हो गई है? 3 से बढ़ के 5 हो गई है। नंबर ऑफ ब्लोज ऑन ईच लेयर 25 ही है। हैमर का वेट 5.5 पाउंड से 10 पाउंड हो गया है। फ्री फॉल हाइट 12 इंच से 18 इंच हो गई। कहने का मतलब कॉम्पैक्टिव एनर्जी बढ़ा दी आपने। फिर हमने भी क्या किया? IS2720 हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट बनाया। कैसे? सेम यही, हमने वॉल्यूम उतना ही रखा हुआ, कोई चेंज नहीं किया। नंबर ऑफ लेयर्स को बढ़ा दिया, 5 कर दिया। देन नंबर ऑफ ब्लोज ऑन ईच लेयर सेम पहले जैसी रखी। जो हमारा हैमर का वेट था 2.6 को बढ़ा के 4.9 कर दिया। फ्री फॉल हाइट को 310 से बढ़ा के 450 mm कर दिया। तो राउंड ऑफ कर दी चीज़ें हमने। आप कुछ स्टैंडर्ड डाटा भी ले सकते हो। जो कॉम्पैक्टिव एनर्जी प्रोवाइड की जाती है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में, ये 595 किलो जूल पर मीटर क्यूब है, जबकि मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में इट इज 2670 किलो जूल पर मीटर क्यूब, एक वॉल्यूम यूनिट वॉल्यूम सॉइल के लिए। सेम कैलकुलेशन आप कर सकते हो किसके लिए? IS लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट के लिए और IS हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट के लिए। सवाल में डायरेक्टली रेशो पूछता है, बताओ कितनी एनर्जी का रेशो है इंडियन स्टैंडर्ड हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट के अंदर और इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट के अंदर। तो रेशो निकालोगे दोनों का, इट कम्स आउट टू बी 4.55। तो ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव भी बता दिया आपको। इट इज द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव विच यू कैन रेफर डायरेक्टली। क्लियर है? तो अंडरस्टैंडेबल, तो आसानी से समझ सकते हैं इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और सवाल आ गया। क्या है सवाल? फॉर कंडक्टिंग अ स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट द वेट ऑफ द हैमर इन केजी। हैमर का वेट इन केजी कितना है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के अंदर? स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में कोई सा भी वेट नहीं है इसके अंदर, होता है हमारा 2.495, क्लोजेस्ट यही है। देन हाइट ऑफ द फॉल ऑफ हैमर, हाइट ऑफ द फॉल ऑफ हैमर इसमें से कोई सी भी नहीं है। हाइट ऑफ फॉल ऑफ हैमर होती है 304.8, क्लोजेस्ट है 310। देन नंबर ऑफ ब्लोज हर लेयर में 25। देन नंबर ऑफ लेयर्स 3, तो आंसर ये आ गया डी। ये क्लोजेस्ट ऑप्शन है, या ये स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? IS2720 होना चाहिए, लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट, तब हमारा आंसर डी होता। पूछा यही है, मार्क करके आ जाएंगे इसी को। विल मार्क दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट को मार्क कर लेंगे। क्लियर है सवाल? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको पीछे बताया जो हमारा रिजल्ट होता है वो क्या होता है? रिजल्ट होता है हमारा ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट, यही निकालते हैं, ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट। तो द रिजल्ट ऑफ द कॉम्पैक्शन टेस्ट इज रिपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ कर्व विच इज नोन एज कॉम्पैक्शन कर्व। कॉम्पैक्शन कर्व देखने में कैसे होती है? ये है हमारी कॉम्पैक्शन कर्व। वाई एक्सिस पे क्या होती है? हमारी ड्राई डेंसिटी होती है। एक्स एक्सिस पे क्या होता है? हमारा वाटर कंटेंट होता है। ये वाटर कंटेंट है, मार्क किया हुआ है। एक्स एक्सिस पे वाटर कंटेंट, वाई एक्सिस पे हमारी ड्राई डेंसिटी, तो ये मार्क किया हुआ है। रिजल्ट प्लॉट करते हैं इसका, ये हमारी कॉम्पैक्शन कर्व है। तो क्या किया आपने? अलग अलग वाटर कंटेंट पे जो ड्राई डेंसिटी है वो निकाल ली। एम क्या है? आपको वो वाटर कंटेंट निकालना है जिसमें ड्राई डेंसिटी क्या आती है? मैक्सिमम निकल के आती है, एट विच ड्राई डेंसिटी कम्स आउट टू बी मैक्सिमम। तो मेरा एम है वो वाटर कंटेंट निकालना जहाँ पे ड्राई डेंसिटी क्या निकल के आ जाए? मैक्सिमम निकल के आ जाए। क्लियर है पूरी कहानी?
वो वाटर कंटेंट को बोला क्या जाता है, OMC बोला जाता है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ध्यान रखना इस चीज का। अब इसी के बारे में थ्योरी बता दी। तो कॉम्पैक्शन कर्व इज यूज्ड टू फाइंड व्हाट, वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल व्हिच गिव्स मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और मैक्सिमम कॉम्पैक्टनेस। अब देखो, इस कॉम्पैक्शन कर्व के अंदर आपको एक लाइन दिखा रखी है, ये थ्योरेटिकल लाइन है, ये इट इज अ थ्योरेटिकल कर्व। इसके दो नाम बताए हैं, जीरो एयर वॉइड लाइन और 100% सेचुरेशन लाइन। इस बात के बारे में मैंने डिस्कशन किया था चैप्टर नंबर 1 में। अभी क्या होती है जीरो एयर वॉइड लाइन और 100% सेचुरेशन लाइन? द लाइन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन अ वाटर कंटेंट एंड ड्राई डेंसिटी ऑफ अ कॉम्पैक्टेड सॉइल एट अ कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड। एयर वॉइड आप फिक्स करके रखो, इस रिलेशनशिप को हम बोल देंगे एयर वॉइड लाइन। और ये रिलेशनशिप मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताई थी। सो अ लाइन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन वाटर कंटेंट एंड ड्राई डेंसिटी एट कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स। जो एयर वॉइड्स है वो हमारे क्या है, कांस्टेंट है। सो एट कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स इज टर्म्ड एज व्हाट, एयर वॉइड लाइन। इसी को एयर वॉइड लाइन बोला जाता है। क्लियर है चीज? अब आपने एयर वॉइड की वैल्यू जीरो रख दी है, अगर आपने एयर वॉइड की वैल्यू जीरो रख दी, इसका नाम क्या हो जाएगा, जीरो एयर वॉइड लाइन। तो अगर आपने एयर वॉइड की वैल्यू जीरो कर दी, इट विल बी टर्म्ड एज व्हाट, जीरो एयर वॉइड लाइन। उसी तरीके से अ लाइन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन वाटर कंटेंट एंड ड्राई डेंसिटी ऑफ द कॉम्पैक्टेड सॉइल। एक सॉइल जो मुझे रिलेशनशिप बताया वाटर कंटेंट के बीच में और ड्राई डेंसिटी के बीच में, व्हाट, एट कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ व्हाट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब आपने डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या रखी हुई है, कांस्टेंट रखी हुई है। इस लाइन को मैं क्या बोल दूंगा, सैचुरेशन लाइन। दिस लाइन विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज सैचुरेशन लाइन। अगर आपने डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% कर दी, इसके अंदर एस की वैल्यू 1 डाल दो, इट विल बी टर्म्ड एज 100% सैचुरेशन लाइन। और अगर आप रिलेशनशिप चेक करो, जीरो एयर वॉइड लाइन और 100% सैचुरेशन लाइन दोनों की इक्वेशन सेम है। जीरो एयर वॉइड लाइन और 100% सैचुरेशन लाइन दोनों की इक्वेशन सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों सेम चीज है। इसलिए इसीलिए आपको कर्व में भी दोनों चीजें सेम बना के दिखाई है। अच्छा, अब ध्यान रखना, जीरो एयर वॉइड लाइन इज इक्वल टू 100% सैचुरेशन लाइन। तो मैं रिलेशनशिप दे देता हूँ एयर वॉइड लाइन की, जी गामा डब्ल्यू, यही थी रिलेशनशिप, देखो 1 प्लस डब्ल्यू जी, 1 प्लस डब्ल्यू जी। और सैचुरेशन लाइन थी जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस, चेक कर लो रिलेशनशिप, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी बाई एस। तो अगर मैं ईटा की वैल्यू जीरो रखूं और एस की वैल्यू वन रखूं, दोनों सेम निकल के आ जाती है रिलेशनशिप। बट ध्यान रखना, इन जनरल दोनों बराबर नहीं है। तो जीरो एयर वॉइड लाइन इज इक्वल टू 100% सैचुरेशन लाइन, बट ध्यान रखना x% एयर वॉइड लाइन इज नॉट इक्वल टू 100 माइनस x% सैचुरेशन लाइन। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा आपसे। तो जीरो एयर वॉइड हुए मतलब 100 डिग्री है सैचुरेशन की, 100% सैचुरेशन है मतलब जीरो एयर वॉइड है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारी 30% एयर वॉइड लाइन इज इक्वल टू 70% डिग्री ऑफ सैचुरेशन लाइन। ध्यान रखना इस बात का, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। क्लियर? तो ये बात भी समझ में आती है। अब ये क्या सिग्निफिकेंस है इसकी, व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? पहले तो इस सवाल देखते हैं, फिर सिग्निफिकेंस बता देता हूँ। Let G be the specific gravity of the soil, W is the water content of the soil, gamma W unit weight of the water, gamma D dry unit weight of the soil. The equation of zero air void line in compaction test. Zero air void line की equation अभी निकाली थी, G gamma W upon 1 plus WG। ये सिग्निफिकेंस क्या है ये भी बता दिया आपको। 0% एयर वॉइड लाइन इज नॉट इक्वल टू 100 माइनस x% सैचुरेशन लाइन। तो जीरो एयर वॉइड लाइन 100% सैचुरेशन लाइन के बराबर होती है, पर x% एयर वॉइड लाइन 100 माइनस x% सैचुरेशन लाइन के बराबर नहीं होती है। ये बात भी समझ में आती है, दिस कैन आल्सो बी अंडरस्टूड। अगर इस इक्वेशन में मैं एयर वॉइड जीरो कर दूं, इस इक्वेशन में मैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 कर दूं, रो डी की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी, यानी ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी वाटर कंटेंट पे थ्योरेटिकल मैक्सिमम डेंसिटी कौन बताएगा आपको, किसी भी वाटर कंटेंट पे थ्योरेटिकल मैक्सिमम डेंसिटी बताएगी आपको थ्योरेटिकल कर्व, यानी जीरो एयर वॉइड लाइन या 100% सैचुरेशन लाइन। पर उसी वाटर कंटेंट पे प्रैक्टिकल मैक्सिमम डेंसिटी कौन बताएगी, प्रैक्टिकल मैक्सिमम डेंसिटी बताएगी आपकी प्रैक्टिकल कर्व। तो ये है हमारी प्रैक्टिकल कर्व। तो ये डायग्राम में मिसप्रिंट है, ये है हमारी रोडी मैक्सिमम। तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू है और ये मेरी प्रैक्टिकल वैल्यू है। इस लाइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इट हैज नो सिग्निफिकेंस। क्लियर है? तो एक्चुअल में आपको मैक्सिमम डेंसिटी कौन बताता है, प्रैक्टिकल कर्व बताती है। पर थ्योरेटिकल मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ मिलेगी, ये कौन बताता है, थ्योरेटिकल मैक्सिमम डेंसिटी मिलेगी
वो हमें थ्योरेटिकल कर्व बताती है, यानी जीरो एयर वॉइड लाइन बताती है, 100% सेचुरेशन लाइन बताती है। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? एनी ऑफ यू वांट टू बी रिपीटेड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है? अगर मैं टेस्ट परफॉर्म करूं सॉइल के ऊपर, अगर मैं टेस्ट परफॉर्म करूं सॉइल के ऊपर, इफ आई परफॉर्म द टेस्ट ओवर द सॉइल, सॉइल में जिस वाटर कंटेंट पे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलती है, सॉइल में जिस वाटर कंटेंट पे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलती है, वो 100% सेचुरेशन को करस्पॉन्ड नहीं करता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओएमसी के करस्पॉन्डिंग आपको 100% डिग्री ऑफ सेचुरेशन नहीं मिलेगी, वो तो हमें ये कर भी बता रही है, ये ओएमसी है। इस वाटर कंटेंट के करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल रही है? 100% डिग्री ऑफ सेचुरेशन मिल रही है ना। पर ओएमसी के करस्पॉन्डिंग आपको 100% डिग्री ऑफ सेचुरेशन नहीं मिलेगी, वो हमेशा 100% से क्या होगी? कम होगी। वो हमेशा 100% से कम निकल के आएगी। ध्यान रखना इस चीज का। कितनी होती है? 85 टू 95% के बीच में निकल के आती है। ऐसा क्यों होता है प्रैक्टिकली? थ्योरेटिकल चीज हमें क्यों नहीं मिलती है? रीजन बीइंग, जब हम हैमर को मारते हैं सॉइल के ऊपर, इससे सारे वॉइड दब तो जाते हैं, सारी हवा भी बाहर निकल जाती है, अच्छी बात है, सारी हवा बाहर निकल गई, यानी क्या हुआ? जीरो एयर वॉइड, यानी 100% सेचुरेशन। पर दिक्कत ये है कि जैसे ही मैं हैमर को लिफ्ट करता हूँ, जब हैमर प्रेस किया जाता है तब वैक्यूम जनरेट हो जाता है वॉइड्स के अंदर। हवा तो बाहर निकल गई पर नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो गई है, और जैसे ही हैमर लिफ्ट होता है उस नेगेटिव प्रेशर से हवा वापस एयर वॉइड के अंदर चली जाती है। हवा वापस एयर वॉइड के अंदर गई, आपको जब टेस्ट परफॉर्म करोगे तो आपको एयर वॉइड मिलेगा उसके अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? प्रैक्टिकली हम कभी भी जीरो एयर वॉइड अचीव ही नहीं कर पाते। जितनी मर्जी हाई कॉम्पेक्टिव एनर्जी दे दो, सॉइल के अंदर हवा तो रहेगी रहेगी, आप सारी हवा बाहर नहीं निकाल पाओगे। क्लियर है? चलें आगे, चलिए प्रोसीड। चलो, समझ में आता है इसको भी, ये बात भी समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ लिखी मैंने यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट आ गया ओ एम सी स्टैंडर्ड प्रॉक्टर, देन एम डी डी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी स्टैंडर्ड प्रॉक्टर। ये है ओ एम सी मॉडिफाइड प्रॉक्टर, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मॉडिफाइड प्रॉक्टर। बोल रहा रिलेशनशिप बता दो। ऑब्वियस सी बात है, जब आप कॉम्पैक्टिव एनर्जी बढ़ा दोगे, डेंसनेस क्या मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी। तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी किसकी ज़्यादा है? मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मॉडिफाइड प्रॉक्टर की ज़्यादा है, तो या तो ये सही होगा या ये सही होगा। जब हम कॉम्पैक्टिव एनर्जी बढ़ा देते हैं, ओएमसी की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्यों? उसका रीज़न बताऊंगा अभी मैं आपको, आई डिस्कस द रीज़न। इसका मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड प्रॉक्टर में ओएमसी क्या मिलेगी आपको? स्टैंडर्ड प्रॉक्टर में ओएमसी आपको क्या मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी। मॉडिफाइड प्रॉक्टर में कम मिलेगी। तो ज़्यादा मिलेगी और मॉडिफाइड प्रॉक्टर में कम मिलेगी, तो दोनों में से कॉमन चीज़ क्या है? बी है। तो बी इज द आंसर, बी हमारा आंसर है। चले आगे। शैल वी कंटिन्यू? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ फील्ड की। आई एम टॉकिंग अबाउट दी फील्ड। तो फील्ड में हमें ड्राई डेंसिटी तो निकालनी आती है, बल्क डेंसिटी निकाल लेंगे। बल्क डेंसिटी निकालेंगे, खूब सारे टेस्ट है, कोर कटर मेथड है, देन सैंड रिप्लेसमेंट मेथड है। ये हम फील्ड में बल्क डेंसिटी निकालने के लिए यूज़ करते हैं। फिर मुझे अगर ड्राई डेंसिटी निकालनी है, मुझे वाटर कंटेंट चाहिए, और फील्ड में मुझे क्विकली इस चीज़ को पता करना है। तो क्विक मेथड टू फाइंड वाटर कंटेंट इन द फील्ड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। अब कैल्शियम कार्बाइड मेथड में भी 3 से 4 मिनट तो लग जाते हैं। इससे भी जल्दी एक टेस्ट है मेरे पास, प्रॉक्टर नीडल टेस्ट। हम फील्ड में अगर वाटर कंटेंट निकालना चाहते हैं सॉइल का, ताकि मैं उसकी क्या निकाल पाऊँ? ड्राई डेंसिटी निकाल पाऊँ। इसके लिए मैं क्या परफॉर्म करता हूँ? प्रॉक्टर नीडल टेस्ट को परफॉर्म करता हूँ। इन ऑर्डर टू एनालाइज दिस आई गो फॉर व्हाट? प्रॉक्टर नीडल टेस्ट। क्लियर है? तो ये बात भी समझ में आती है। क्या करते हैं इस टेस्ट के अंदर? व्हाट डू वी डू इन दिस टेस्ट? इस टेस्ट के अंदर मेरे पास एक प्रॉक्टर नीडल होती है, ये डायग्राम बना हुआ है प्रॉक्टर नीडल। ये कैलिब्रेटेड नीडल है, इट इज अ कैलिब्रेटेड नीडल। हम इस नीडल को इंसर्ट करते हैं किसमें? सॉइल के अंदर। ये नीडल के ऊपर रेजिस्टेंस ऑफर करती है सॉइल, और वो जो सॉइल की रेजिस्टेंस है उसको हमने कैलिब्रेट कर रखा है वाटर कंटेंट के साथ। और ये बात आपको बता रहा है कि जो वाटर कंटेंट है वो कंसिस्टेंसी डिफाइन करती है सॉइल की, डिग्री ऑफ फर्मनेस या स्ट्रेंथ। तो सेम कहानी यहाँ पर है, हम नीडल को इंसर्ट करते हैं। जब नीडल को इंसर्ट कर देते हैं तो रेजिस्टेंस आती है तो उसको हम कैलिब्रेट कर देते हैं वाटर कंटेंट के साथ। जो रेट ऑफ इंसर्शन ऑफ नीडल है वो भी फिक्स्ड है,
किस रेट से इंसर्ट करते हो? 1.25 सेंटीमीटर पर सेकंड। कितनी डेप्थ तक इंसर्ट करते हो? 75 सेंटीमीटर की डेप्थ तक। तो अगर 75 सेंटीमीटर की डेप्थ तक इंसर्ट करना है और रेट है 1.25 सेंटीमीटर पर सेकंड, कितने सेकंड में आपका ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा? इन हाउ मेनी सेकंड्स योर टेस्ट विल बी कंप्लीटेड? अगर मैं कैलकुलेट करूं 60 सेकंड के अंदर, इन 60 सेकंड्स, एक मिनट लगता है, इन 60 सेकंड्स ही टेस्ट इज फिनिश्ड। आपने कैलिब्रेशन चार्ट बना दिया, टेस्ट परफॉर्म किया, चार्ट प्रिपेयर कर लेते हैं कैलिब्रेशन कर। इसका मतलब इस कैलिब्रेशन कर में फॉर एवरी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सॉइल वी नो द वाटर कंटेंट। तो कहने का मतलब है फील्ड में प्रॉक्टर नीडल मेथड यूज करते हैं वाटर कंटेंट निकालने का। क्लियर है? चलिए आगे। चलिए आगे, शैल वी कंटिन्यू। चलिए समझ में आता है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है कौन कौन से फैक्टर कॉम्पैक्शन को अफेक्ट करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द कॉम्पैक्शन? देयर आर सेवरल फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द कॉम्पैक्शन, जिनके बारे में हमें डिस्कशन करनी है, अबाउट व्हिच वी हैव टू कैरी आउट द डिस्कशन। एक एक करके सारे फैक्टर्स को उठाते हैं, वन बाय वन वी रेफर ईच एंड एवरी फैक्टर। पहला फैक्टर उठाया वाटर कंटेंट। फर्स्ट ऑफ द फैक्टर इज वाटर कंटेंट। पीछे आपने कॉम्पैक्शन कर्व देखी, द प्रीवियस केस वी हैव सीन द कॉम्पैक्शन कर्व। मेरे ख्याल से यहाँ पर भी, हाँ यहाँ पर भी देख लेते हैं, चेक करते हैं कॉम्पैक्शन को। चेक करो, पहली एक वाली कर्व उठाओ, ग्रीन वाली कर्व उठाई। चेक करो जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे ड्राई डेंसिटी बढ़ती जा रही है, यानी कॉम्पैक्शन बढ़ती जा रही है सॉइल की। क्यों? जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ता जाता है सॉइल के पार्टिकल्स के ऊपर लुब्रिकेशन बढ़ती जाती है। तो जब आप सेम एनर्जी प्रोवाइड करते हो कॉम्पैक्शन के लिए, व्हेन यू प्रोवाइड द सेम एनर्जी फॉर कॉम्पैक्शन, तो पार्टिकल ज़्यादा पास आ जाते हैं क्योंकि लुब्रिकेशन हो गई। सिंस लुब्रिकेशन टेक्स प्लेस, तो पार्टिकल पास आ गए, डेंसनेस क्या मिलेगी आपको? ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, मैं वाटर कंटेंट बढ़ाता गया, लुब्रिकेशन बढ़ती गई, लुब्रिकेशन बढ़ती गई, एक पॉइंट पे आके लुब्रिकेशन मैक्सिमम हो जाएगी। कहाँ पर? ओएमसी पे। यानी यहाँ पर अब मैक्सिमम लुब्रिकेशन है पार्टिकल के बीच में, तो अगर आपने उतनी ही एनर्जी दी पार्टिकल को, ये सबसे ज्यादा पास आ जाएंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा पास आ गया, सबसे ज्यादा डेंसनेस, अच्छी बात है। इसके बाद अगर मैंने वाटर कंटेंट बढ़ाया तो लुब्रिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद अगर मैंने वाटर कंटेंट बढ़ाया तो अब लुब्रिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये पानी सॉलिड को रिप्लेस कर रहा होता है। नाउ दिस वाटर स्टार्ट्स रिप्लेसिंग दी सॉलिड। पानी ने सॉलिड को रिप्लेस किया, पानी हल्का होता है सॉलिड से, कितने? 2.6 टाइम्स, 2.5 गुना हल्का है पानी सॉलिड के कंपैरिजन में। अब क्या होगा? नाउ व्हाट विल हैपन? ड्राई डेंसिटी विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। तो जैसे ही पानी ने सॉलिड को रिप्लेस कर दिया, ड्राई डेंसिटी क्या होने लग जाएगी? कम होने लग जाएगी, इट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। तो चेक करो, ड्राई डेंसिटी कम होती जा रही है। तो वाटर कंटेंट के बढ़ने से कॉम्पैक्शन बढ़ती है अप टू ओएमसी। इसके बाद अगर आपने वाटर कंटेंट बढ़ाया, ये कम होने लग जाएगी। रीजन आपको बता दिया। चलिए, ये बात समझ में आती है। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन। ये बात भी समझ में आती है। अब आपको वाटर कंटेंट सेम रखना है, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन बढ़ानी है। जरा चेक करो, वाटर कंटेंट सेम रखना है, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन बढ़ानी है। तो अब मेरी दो कर्व हैं, मैंने वाटर कंटेंट सेम रखा W पर, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन बढ़ा दिया। अगर वाटर कंटेंट सेम है तो लुब्रिकेशन सेम है, पर अगर ज्यादा एनर्जी दी पार्टिकल ज्यादा पास पास आ गए, कॉम्पैक्टनेस ज्यादा मिलेगी, कॉम्पैक्टनेस विल कम आउट टू बी मोर। इसका मतलब डेंसिटी ज्यादा मिलेगी। तो चेक करना, कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ने से ड्राई डेंसिटी बढ़ जाती है, इट डिक्रीजेस। अब अगर मैं बात करूं, ये बोला कि सेम वाटर कंटेंट पे आपको डेंसिटी ज्यादा मिलेगी, तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या मिलेगी आपको? हायर कॉम्पैक्टिव एफर्ट पे ज्यादा मिलेगी। समझ में आ गया? अब अगर मैं बात करूं किसकी, अब अगर मैं बात करूं वाटर कंटेंट की, अगर मैंने कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ाया, अगर मैंने कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ाया उतनी ही डेंसनेस ऑब्टेन करने के लिए, अगर मैंने कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ाया उतनी ही डेंसनेस ऑब्टेन करने के लिए हायर कॉम्पैक्टिव एफर्ट पे वाटर कंटेंट की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। इसलिए जब आप वाटर कंटेंट को सेम रखते हो, व्हेन यू कीप द वाटर कंटेंट सेम, आप कमेंट कर सकते हो ड्राई डेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर वो ज्यादा आएगी। अगर मैंने कॉम्पैक्टनेस सेम रखी, अब आप कमेंट कर सकते हो वाटर कंटेंट के ऊपर। तो कॉम्पैक्टिव एफर्ट के बढ़ने से, अगर आपने क्या सेम रखा? ड्राई डेंसिटी सेम रखी,
तो उतनी ही ड्राई डेंसिटी अटेन करने के लिए अब आपको कम लुब्रिकेशन चाहिए, मतलब कम पानी चाहिए। कंक्लूजन, विद इंक्रीज इन कॉम्पैक्टिव एफर्ट ओएमसी डिक्रीजेस। तो दो चेंज आएंगे, ओएमसी कम हो जाएगी, ड्राई डेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू बढ़ जाएगी। ये चीज हमने देखी थी पीछे स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट के अंदर। क्लियर है पूरी कहानी? फिर आपको ये भी जानकारी थी पीछे कि अगर हम सारी पीकों को ज्वाइन करें, पीछे बताया रखा था कि प्रैक्टिकली हमें मैक्सिमम कब मिलती है ड्राई डेंसिटी, जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन 85 टू 95% होता है। ये तो पीछे बता दिया था, दिस वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो। So at 85 to 95% degree of saturation, you will get the practical maximum dry density. क्लियर है पूरी कहानी? चलो, तो दो फैक्टर निकल के आ गए। अच्छा, सवाल भी आ गया क्या? In compaction test, if the compactive effort is increased, it will result in increase in maximum dry density और OMC। गलत बात है। Increase in maximum dry density, but OMC remains unchanged। गलत बात है। Increase in maximum dry density, decrease in OMC। सही बात है। Answer is C. Next, next of the factor which affects the compaction is method of compaction। आप कैसे कॉम्पैक्शन करते हो? अब कॉम्पैक्शन करने के खूब सारे इक्विपमेंट है हमारे पास। रोलर है, स्मूथ व्हील रोलर हो सकता है, शीप फुट रोलर हो सकता है, न्यूमेटिक टायर रोलर हो सकता है, रैमर हो सकता है, वाइब्रेशन हो सकती है। ये वाइब्रेशन नहीं है, वाइब्रेटर है। इट इज वाइब्रेटर। अब इन सबके एक्शन क्या है, किस टाइप ऑफ सॉइल पे काम करते हैं और किस प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो वो भी बता रखा है। जैसे पहला स्मूथ व्हील रोलर, ये प्रेशर अप्लाई करता है सॉइल के ऊपर, काम करता है क्रश स्टोन, सैंड और ग्रेवल में, जैसे एग्जांपल रोड कंस्ट्रक्शन। शीप फुट रोलर में नीडिंग होती है, आटा गूंदते हैं, आटा गूंदने को बोलते हैं नीडिंग। किसमें काम करता है? क्ले सॉइल के अंदर काम करता है। कहाँ पर यूज कर सकते हो? कोर ऑफ द अर्थन डैम में। न्यूमेटिक टायर रोलर इसका एक्शन दोनों का है, प्रेशर भी होती है, नीडिंग भी होती है। कहाँ यूज कर सकते हो? सैंड, ग्रेवल, सिल्ट, क्ले। तो कौन से प्रोजेक्ट में काम करता है? सारे प्रोजेक्ट में। एम्बैंकमेंट बनानी है, एयरफील्ड बनानी है, अर्दन डैम बनाने हैं, हाईवे बनाने हैं, सबबेस सबबेस कोर्ट्स बनाना है, सब जगह काम आ जाती है। रैमर मतलब इम्पैक्ट, सब टाइप ऑफ सॉइल में काम करता है। जनरली कहाँ यूज करते हैं? कन्फाइंड एरिया में, जैसे रिटेनिंग वॉल, जहाँ पे ऊपर रोलर यूज नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट, वाइब्रेटर। वाइब्रेटर काम करता है कैसे? वाइब्रेटरी एक्शन से। तो एक्शन है इसका, ये उल्टा हो गया वापस। एक्शन है उसका वाइब्रेशन, किसमें काम करता है? सैंड में। जैसे एग्जांपल ऑयल स्टोरेज टैंक है, उसकी एम्बैंकमेंट बनानी है, उसमें हम किसको यूज करते हैं? उसमें हम यूज करते हैं वाइब्रेटर को। देयर वी टेक द हेल्प ऑफ द वाइब्रेटर। यानी कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द what are the factor which affects the compaction of the soil? Water content, degree of compaction and degree of compaction and method of compaction। क्लियर है पूरी कहानी? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से? any of the point to be repeated from this for anyone? मेरे ख्याल से सारी बात समझ में आ रही है यहाँ पे। all the points are clear। चलो आगे बढ़ते हैं। compaction by vibratory roller पीछे बताया था, is best method for compaction in वाइब्रेशन। सैंड में काम करती है, इट इज सूटेबल टू बी यूज्ड इन सैंड। तो सैंड में काम कर जाती है। कहाँ काम करेगी? मॉइस्ट सिल्टी सैंड, वेल ग्रेडेड ड्राई सैंड आ गया, वेल ग्रेडेड ड्राई सैंड। सो इट इज सूटेबल टू बी यूज्ड इन सैंड, सैंड में काम कर जाती है। क्लियर है? रिपीट करना उसमें से कुछ? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रिपीटेड फ्रॉम दिस? सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा कोई भारी नहीं है टॉपिक, नॉट अ हैवी टॉपिक, आसानी से डील कर सकते हैं। वी कैन डील दिस वेरी इजीली। चलें आगे, शैल वी कंटिन्यू? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन। अगला फैक्टर जो कॉम्पैक्शन को अफेक्ट करता है, अगला फैक्टर जो कॉम्पैक्शन को अफेक्ट करता है उसकी बात करते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट दैट। सो नेक्स्ट ऑफ द फैक्टर व्हिच अफेक्ट्स द कॉम्पैक्शन इज टर्म्ड एज टाइप ऑफ सॉइल। अगला फैक्टर जो इसको अफेक्ट करता है, इसको हम बोल देते हैं टाइप ऑफ सॉइल। अब इसकी स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है, मैं फिर भी आपको लॉजिकली ये बताने की कोशिश करूंगा। आई ट्राई टू डिस्कस दिस लॉजिकली, बट फिर भी
यू हैव टू एनालाइज दिस ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ सैंड। आपको टाइप ऑफ सैंड के बिहाफ पे इसको एनालाइज कर रहा है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट कि ये टाइप ऑफ सैंड के बिहाफ पे कैसे एनालाइज किया जा रहा है। पहला, अगर कोर्स ग्रेन सॉइल है और वेल ग्रेडेड है, अगर कोर्स ग्रेन सॉइल है और वेल ग्रेडेड है, इसकी डेंसिटी हाईएस्ट निकल के आएगी क्योंकि लुब्रिकेशन मैक्सिमम होता है। तो कोर्स ग्रेन सॉइल है, इट इज अ कोर्स ग्रेन सॉइल, और वेल ग्रेडेड है, तो इसकी डेंसिटी क्या मिलेगी आपको? इट्स डेंसिटी विल बी हाईएस्ट। क्लियर है चीज़? तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ जाती है। अकॉर्डिंग टू मी द नेम द पॉइंट इज वेरी क्लियर। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर पुअरली ग्रेडेड या यूनिफॉर्म सैंड है, अगर पुअरली ग्रेडेड या यूनिफॉर्म सैंड है, इस केस के अंदर इसकी ड्राई डेंसिटी जो होती है मैक्सिमम वो सबसे कम निकल के आती है। इसकी जो ड्राई डेंसिटी है वो सबसे कम निकल के आएगी, ध्यान रखना। इट्स ड्राई डेंसिटी विल कम आउट टू बी लीस्ट। टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। इसका रीज़न मैं आगे आपको बताऊंगा। इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, कॉम्पैक्शन हमारी वो हो गया ना, बल्किंग ऑफ सैंड बता दिया है, ठीक है। इसका बल्किंग ऑफ सैंड का रीज़न समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल, पुअरली ग्रेडेड और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के अंदर हमें बल्किंग भी मिलती है। वी ऑल्सो गेट द इफेक्ट ऑफ द बल्किंग, इसीलिए यहाँ पे जो ड्राई डेंसिटी है वो मैक्सिमम निकल के आती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इसको मैं थोड़ा और डिटेल में समझा देता हूँ। अगर आप पुअरली ग्रेडेड और यूनिफॉर्म सैंड की कॉम्पैक्शन कर्व देखोगे ना, पुअरली ग्रेडेड या यूनिफॉर्म सैंड की कॉम्पैक्शन कर्व देखोगे, कुछ इस तरीके से मिलेगी आपको। यानी बाकी सारी सॉइल में वाटर कंटेंट के बढ़ने के साथ ड्राई डेंसिटी बढ़ती है, पर इसके अंदर वाटर कंटेंट के बढ़ने के साथ ड्राई डेंसिटी कम होती है। क्यों? जब वाटर कंटेंट बढ़ता है तो बल्किंग होती है। जब वाटर कंटेंट बढ़ता है तो बल्किंग होती है इसके अंदर। हेयर बल्किंग टेक्स प्लेस। तो बल्किंग मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ड्राई डेंसिटी क्या होगी? इसका मतलब ड्राई डेंसिटी क्या हो जाएगी? इट मीन्स ड्राई डेंसिटी विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। तो इसका मतलब यहाँ पर वो चीज़ काम ही नहीं करती है। हेयर दैट थिंग्स आर गोइंग अफेक्ट। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रिपीटेड फ्रॉम दिस? तो इसका मतलब यहाँ पर वो थ्योरी काम ही नहीं करती लुब्रिकेशन वाली। हेयर दैट थ्योरी डजंट वर्क। तो मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ जाती है। नेक्स्ट, अगर आप सॉइल की प्लास्टिसिटी बढ़ाते जाओ, जैसे क्लेई है, सिल्टी सॉइल है, आपकी जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी स्टार्ट्स रिड्यूसिंग। तो जैसे जैसे, क्यों? क्योंकि लुब्रिकेशन की थ्योरी काम ही नहीं करती यहाँ पे। नो लुब्रिकेशन थ्योरी इज एप्लीकेबल, क्योंकि यहाँ पर तो प्लास्टिसिटी आ जाती है। हियर प्लास्टिसिटी कम्स इनटू द पिक्चर। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? ठीक है, ये बात भी समझ में आती है। दिस पॉइंट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड वेरी इजीली। नेक्स्ट, जितनी ज़्यादा प्लास्टिसिटी होगी उसकी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी उतनी कम होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितनी ज़्यादा प्लास्टिसिटी होगी उसकी ड्राई डेंसिटी उतनी ही कम मिलेगी आपको। हायर इज द प्लास्टिसिटी, लोअर इज द ड्राई डेंसिटी। अब जो भी मैंने आपको ये वेरिएशन बताए हैं, वट एवर वेरिएशन आई हैव डिस्कस हियर, जो भी मैंने आपको ये वेरिएशन बताए हैं, इसको समझाने के लिए मेरे पास कर्व ही है। तो वो कर्व देख लो, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। तो हर सॉइल की कर्व दिख रही है हमें यहाँ पे। फॉर एवरी सॉइल द कर्व कैन बी रेफर्ड। अब जो पीछे बताया इसको मैच करा के देख लो। Whatever I have discussed that can be matched very easily. So whatever information is given that can be matched. चेक करो, फटाफट चेक करो, फिर आगे बढ़े। क्लियर है पूरी कहानी? चलो, क्लियर है पूरी कहानी।
देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट ये पूछा जा रहा है कि कौन सी बात इसमें से सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसको देख लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही है। पुअरली ग्रेडेड और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सैंड कॉम्पैक्ट टू द लोअर ड्राई यूनिट वेट, बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। हैवी क्लेज विद हाई प्लास्टिसिटी हैव वेरी लो मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट, बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि जैसे जैसे प्लास्टिसिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेंडेंसी वॉइड्स के कम होने की रिड्यूस होती जाती है, यानी डेंसनेस आपको क्या मिलेगी, कम मिलेगी। डेंसनेस विल कम आउट टू बी कंपैरेटिवली वेरी लेस। इन क्ले सॉइल मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट टेंड्स टू डिक्रीज एज प्लास्टिसिटी इंक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे प्लास्टिसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कॉम्पैक्शन की टेंडेंसी कम होती चली जाएगी, द टेंडेंसी ऑफ द कॉम्पैक्शन रिड्यूसेस। क्लियर है, रिपीट करना हो कोई पॉइंट इसमें से, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रिपीटेड ऑन दिस। तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि कॉम्पैक्शन का क्या फर्क पड़ता है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के ऊपर। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द इफेक्ट ऑफ द कॉम्पैक्शन ओवर द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। पीछे हम बात कर रहे थे कौन कौन से फैक्टर कॉम्पैक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे कॉम्पैक्शन का क्या फर्क पड़ेगा इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी के ऊपर। ऑब्वियसली बात है, समझ सकते हैं। जैसे जैसे पहला स्ट्रक्चर के ऊपर, अगर मैं कॉम्पैक्शन करूं सॉइल की, इफ आई इंक्रीज द कॉम्पैक्टिव एफर्ट, तो मेरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, ओरिएंट हो जाएगा, ओरिएंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर विल इंक्रीज। अगर मैं कॉम्पैक्टिव एफर्ट वही रखूं, वाटर कंटेंट की बात करूं, जैसे देखो अगर मैं कॉम्पैक्टिव एफर्ट सेम रख रहा हूँ, ग्रीन वाला कर्व, मैं वाटर कंटेंट बढ़ा रहा हूँ, तो देखो डेंसनेस बढ़ती जा रही है। डेंसनेस बढ़ती जा रही है तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता जाएगा, ओरिएंट होता जाएगा। कहने का मतलब है ऑन ड्राई साइड ऑफ ओएमसी वी गेट फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर, ऑन वेट साइड ऑफ ओएमसी वी गेट डिस्पर्स स्ट्रक्चर, ये ज्यादा ओरिएंटेड है। तो लिखा भी होगा सी और डी की ओरिएंटेशन कंपेयर करिए, देखो वाटर कंटेंट के साथ, तो डी की ओरिएंटेशन अच्छी है सी से और बी की ओरिएंटेशन अच्छी है ए से। पर अगर मैं वाटर कंटेंट सेम रखूं और कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ा दूं, तब भी मेरी ओरिएंटेशन क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। देन ऑल्सो द ओरिएंटेशन विल इंप्रूव, तो तब भी ओरिएंटेशन क्या कर जाती है, इंप्रूव कर जाती है। तो सी हमारा ज़्यादा ओरिएंटेड होगा ए से, डी हमारा ज़्यादा ओरिएंटेड होगा बी से, तो डी विल बी मोर ओरिएंटेड देन बी। क्लियर है चीज़। तो ये कंपैरिजन वाटर कंटेंट के बिहाफ पे, ये कॉम्पैक्टिव एफर्ट के बिहाफ पे। हमें तो किसका इफेक्ट समझना था, हमें तो कॉम्पैक्शन का इफेक्ट समझना था। और फिर से एक और जानकारी दे दी आपको कि ऑन ड्राई साइड क्या होगा, ऑन ड्राई साइड आपको स्ट्रक्चर मिलेगा फ्लोकुलेटेड, ऑन वेट साइड आपको स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, डिस्पर्स्ड। क्लियर पूरी कहानी। चलिए नेक्स्ट, परमिबिलिटी। ऑब्वियस ही बात है, जब ड्राई साइड पे मेरा स्ट्रक्चर फ्लोकुलेटेड है, वेट पे मेरा क्या है, डिस्पर्स। ड्राई साइड पे परमिबिलिटी ज़्यादा, वेट पे परमिबिलिटी कम, ये भी समझ में आता है। कंप्रेसिबिलिटी यानी वॉल्यूम चेंज होना। फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर में पीछे बताया ना, स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल में रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट होता है फेस टू फेस, डिस्पर्स स्ट्रक्चर में रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट नहीं होती। तो अगर स्ट्रेस कम है, फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी, कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, कम होगी, कंप्रेसिबिलिटी गैस। क्लियर है। अगर डिस्पर्स स्ट्रक्चर है तो कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। सो एट रिलेटिवली लो stress level, a soil compacted at a wet of optimum is more compressible than flocculated soil on dry of optimum। क्लियर चीज, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी, कोई सा भी पॉइंट रिपीट करना हो तो, अगर लो स्ट्रेस लेवल है, अगर आपने सॉइल की कॉम्पैक्शन करी वेट ऑफ ऑप्टिमम पे, इसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी और ड्राई ऑफ ऑप्टिमम पे कम होगी। क्लियर है। स्वेलिंग, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम पे वाटर की डेफिशिएंसी ज़्यादा, तो जैसे ही आप पानी डालोगे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ड्राई ऑफ ऑप्टिमम पे स्वेलिंग ज़्यादा होती है, वेट ऑफ ऑप्टिमम पे स्वेलिंग कम होती है। श्रिंकेज, भैया ड्राई ऑफ ऑप्टिमम पे पानी कम है तो श्रिंकेज कम होगी, वेट ऑफ ऑप्टिमम पे पानी ज़्यादा है तो श्रिंकेज ज़्यादा होगी। तो सॉइल कॉम्पैक्टेड ऑन वेट ऑफ ऑप्टिमम टेंड टू एग्जिबिट मोर श्रिंकेज अपॉन ड्राइंग। अंडरस्टैंडेबल है, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आगे चलो। परमिबिलिटी कंटिन्यू टू डिक्रीज विद इंक्रीज इन ड्राई डेंसिटी ऑफ द कॉम्पैक्टेड सॉइल। परमिबिलिटी कंटिन्यू टू डिक्रीज विद इंक्रीज इन ड्राई डेंसिटी, बिल्कुल सही बात है। कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ाते जाओगे, परमिबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी।
सॉइल पार्टिकल्स इन वाटर सराउंडिंग में भी म्यूचुअली अट्रैक्टेड और रिपल्स्ड, बिल्कुल सही बात है। सॉइल पार्टिकल जो पानी में होते हैं वो म्यूचुअली अट्रैक्ट भी होते हैं, रिपल्स भी होते हैं। तो पहली बात भी सही है, दूसरी बात भी सही है, पर दूसरी पहली का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया हमारा बी। आंसर कम्स आउट टू बी। तो ये बात भी समझ में आती है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। अभी पीछे बताया ड्राई ऑफ ओएमसी में स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी, फ्लॉकुलेट स्ट्रक्चर। वेट ऑफ ओएमसी में स्ट्रेंथ कम मिलेगी, डिस्पर्स स्ट्रक्चर। ये बात कब है वैलिड? जब स्ट्रेस लेवल क्या हो, कम, इन द स्ट्रेस लेवल इज लेस। स्ट्रेस लेवल ज्यादा हुआ तो हमारी ये बात वैलिड नहीं होगी, दिस स्टेटमेंट विल नॉट बी वैलिड। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, पोर प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, पोर प्रेशर। अब पोर प्रेशर मतलब पानी कितना प्रेशर एग्जिट करता है। तो भैया जब ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में पानी कम है तो पोर प्रेशर कम लगेगा, वेट ऑफ ऑप्टिमम पानी ज्यादा है तो पोर प्रेशर ज्यादा लगेगी। तो बिल्कुल सही बात है। वही सारी पीछे वाली चीजें मैंने टेबल के फॉर्म में बता दिया आपको। ऑल दोस पॉइंट्स व्हिच आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर आर बीइंग शोन इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। तो टेबल के फॉर्म में समझ लो, कैन बी अंडरस्टूड इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। क्लियर है? चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी जो कॉम्पैक्शन है इसको यूज कैसे करते हो आप फील्ड में, इसके एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन है मेरी, कोर ऑफ अर्दन डैम, आपको अर्दन डैम की कोर बनानी है। इसमें क्या प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है? परमेबिलिटी कम होनी चाहिए, वॉल्यूम चेंज कम होना चाहिए। अब जब मेरे को ये कंस्ट्रक्शन करनी है और मेरे को इसकी प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड पता है कि एक तो परमेबिलिटी कम हो, दूसरा वॉल्यूम रिडक्शन कम हो, इसके अंदर मैं कॉम्पैक्शन किस साइड पे करूं? परमेबिलिटी कम कहाँ मिलती है? वेट ऑफ ऑप्टिमम पे। वॉल्यूम चेंजेस कहाँ कम मिलते हैं? पानी के आने से, यानी स्वेलिंग कहाँ कम होती है? स्वेलिंग कहाँ कम होती है? वेट ऑफ ऑप्टिमम में। क्लियर है? तो वेट ऑफ ऑप्टिमम में कॉम्पैक्शन कर दोगे। सबग्रेड बनानी है पेमेंट की, इसमें वॉल्यूम चेंज क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। कब? पानी के आने से, बढ़ना नहीं चाहिए। तो वेट ऑफ ऑप्टिमम में। होमोनियस अर्दन डैम, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, लो अपलिफ्ट प्रेशर होना चाहिए। कहाँ मिलते हैं दोनों चीज़ें? ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में। तो आपको जैसी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी चाहिए, आपको जैसी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी चाहिए उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कॉम्पैक्शन ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में होगी या कॉम्पैक्शन वेट ऑफ ऑप्टिमम में होगी। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए आपको, फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स आई मेंशन्ड हियर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है खत्म। ये तो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल एंड कंसोलिडेशन आ गया। सो आवर चैप्टर इज फिनिश्ड। देखो फटाफट, वैसे नॉर्मल क्लास में मैं आपको ये चैप्टर कराता 4 घंटे लग जाते हैं। नॉर्मल क्लास में आपको ये चैप्टर कराया जाता 4 घंटे लग जाते हैं, अभी खत्म हो गया 1 घंटे के अंदर। तो मैराथन का यही फायदा है हमारा, दिस इज द एडवांटेज। क्लियर है पूरी कहानी? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।